एक लड़की जो हर रोज़ की तरह दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है, पर जैसे ही कॉलोनी से बाहर सड़क पे पहुंचती है, पीछे से एक लड़का काफ़ी तेज़ी से बाइक पर आता है और उस लड़की के आंख में मिर्ची का पाउडर झोंक देता है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, लड़का अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उस हथियार से लड़की के ऊपर एक पर एक कई सारे वार भी कर देता है। लड़की को जब दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा तो होते हैं, नज़ारे को भी देखते हैं, पर कोई भी व्यक्ति उस लड़की को बचाने की कोशिश तक भी नहीं करता है, जिसकी वजह से उस लड़की की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और वो लड़का बड़ी आराम से मौके से फरार हो जाता है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और अपराधी को पकड़कर जब सामने लेकर आती है, तो वाकई में उसे देखने के बाद हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद इस दुनिया में किसी को भी ना दे। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है कोटा और इसी कोटा का एक थाना पड़ता है भीम मंडी। भीम मंडी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है नेहरू नगर और इसी नेहरू नगर इलाके का रहने वाला असलम खान। असलम की पत्नी का नाम है शमीम बानो। असलम के टोटल 4 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम जुलेखा और दूसरी बेटी का नाम इसिका। जुलेखा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, तो वहीं असलम दूसरे शहर में रह करके मेहनत मजदूरी का काम करता है। हर 2 महीने पे कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है। बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। बात कर रहा हूँ मैं 8 दिसंबर की दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास, जब जुलेखा हर रोज़ की तरह अपने कोचिंग के लिए निकलती है, तो अपनी छोटी बहन इसिका को भी साथ में ले लेती है। पर जैसे ही अपने कॉलोनी से बाहर सड़क पे पहुंचती है, पीछे से एक लड़का बाइक पर आता है और जुलेखा की आंख में मिर्ची का पाउडर झोंक देता है। इससे पहले कि जुलेखा कुछ समझ पाती, वो लड़का अपने पास से तेज़धार हथियार को निकालता है और जुलेखा के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है। हालांकि जब अपने काम को अंजाम देता है, जुलेखा की छोटी बहन इसिका जब देखती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। इसिका की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन जुलेखा को बचाने के बजाय उस पल का वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस लड़का का हौसला इतना काफ़ी बढ़ जाता है कि आखिरकार वहाँ पे जुलेखा की हत्या करने के बाद बाइक को वहीं पे छोड़ देता है और मौके से फरार हो जाता है। इधर इसिका जब अपनी बहन को इस हालत में देखती है, वहाँ से भागते दौड़ते अपने घर पे जाती है और इस बात की जानकारी अपनी अम्मी को देती है। शमीम बानो को जब मालूम चलता, वो भी भागते दौड़ते घटनास्थल पे पहुँचती है और जब अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखती है, वो चीख चीख करके रोने लगती है। तब तक वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उस लड़के ने जुलेखा के ऊपर किसी तेज़धार हथियार से लगभग 20 से 25 बार वार किया था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में जुलेखा की छोटी बहन इसिका से पूछताछ करती है कि तुम्हारी बहन के ऊपर हमला किसने किया है और वो रहने वाला कहाँ का है। इस पे इसका पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी बहन के ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि बगल के ही बोरखेड़ा गांव का रहने वाला साबिर हुसैन है। साबिर ने ही मेरी बहन के ऊपर हमला किया है। इसका जैसे ही साबिर का नाम लेती है, पुलिस बिना समय गंवाए ही फ़ौरन साबिर के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब साबिर के घर पे पहुंचती है, तो मालूम चलता है कि साबिर अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब साबिर को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देती है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 2 घंटे का और समय गुजरता है, उसी शाम को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, साबिर बगल के जंगल में छुप करके बैठा हुआ है। खबरी जैसी इस तरह की सूचना पुलिस को देता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ जंगल में जाती है और उस जंगल से साबिर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जब साबिर को गिरफ्तार करती है, तो मालूम चलता है कि उसके हाथ से भी काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। दरअसल साबिर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि
कि पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर सके। इसीलिए पुलिस सबसे पहले साबिर को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर जब साबिर का ट्रीटमेंट करते हैं, आखिरकार सुबह होने तक साबिर होश में आ जाता है। साबिर जब होश में आ जाता है, पुलिस अब साबिर से जुलेखा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। साबिर भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन साबिर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो बताते हुए जोर जोर से हंसने भी लगता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 महीने पहले। इधर जुलेखा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, असलम अपनी बेटी का रिश्ता साबिर हुसैन से तय कर देता है। लेकिन असलम जब अपनी बेटी का रिश्ता तय करता है, साबिर के बारे में कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है। असलम को सिर्फ इतना ही मालूम चलता है कि साबिर राजमिस्त्री का काम करता है। दरअसल साबिर और जुलेखा का रिश्ता ही तय नहीं होता है, बल्कि दोनों की मंगनी भी हो जाती है और शादी की तारीख भी रख दी जाती है। साबिर और जुलेखा की जब मंगनी हो जाती है, उसके बाद से अब साबिर अक्सर असलम के घर पे भी जाना शुरू कर देता है। जुलेखा से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि जब भी उसे मौका मिलता है उसे घुमाने के लिए भी लेकर के जाता है। उसके बाद से जुलेखा और साबिर अक्सर फ़ोन पे भी बातचीत करने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार असलम को साबिर की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है कि साबिर एक नंबर का नशेड़ी नहीं है, बल्कि उसका कई सारे आवारा लड़कों के साथ में दोस्ती भी है। असलम को जब साबिर की सारी सच्चाई मालूम चलता है, आखिरकार असलम जब इस विषय पे अपनी पत्नी से बातचीत करता है, जुलेखा की माँ अपनी बेटी का रिश्ता साबिर से तोड़ देती है। शादी का रिश्ता तो टूट जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक साबिर जुलेखा से प्यार करने लगा था। हालांकि रिश्ता जब टूट जाता है, साबिर का दिल भी टूट जाता है, पर बावजूद इसके साबिर असलम के घर पे जाना बंद नहीं करता है। रिश्ता टूट जाने के बाद साबिर जब असलम के घर पे जाता है, अब जुलेखा भी साबिर से ठीक से बातचीत नहीं करती है, जिसकी वजह से दोनों में झगड़े तकरार भी शुरू हो जाता है। एक दिन साबिर जब जुलेखा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, जुलेखा जब उससे ठीक से बातचीत नहीं करती है, साबिर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि जुलेखा के ऊपर हाथ भी छोड़ देता है। हालांकि जुलेखा की जब पिटाई कर देता है, उसके बाद से अब साबिर जुलेखा के घर पे भी जाना बंद कर देता है। लेकिन फिर भी साबिर जुलेखा का पीछा नहीं छोड़ता है, बल्कि उसके बाद से जुलेखा जब भी अपने घर से बाहर निकलती है, रास्ते में साबिर उसे परेशान करने लगता है और बीच बीच में फ़ोन भी करके उसे परेशान करता है। लेकिन साबिर जब जुलेखा के ऊपर हाथ उठाता है, उस वक्त जुलेखा के पिता असलम अपने घर पे मौजूद नहीं थे। इसीलिए शमीम बानो भी इस बात की जानकारी अपने पति को नहीं देती है, क्योंकि शमीम बानो को भी मालूम था कि उसका पति एक नंबर का गुस्सैल इंसान है। पर जब कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार असलम को मालूम चल जाता है कि साबिर ने उसके बेटी के ऊपर हाथ उठाया था। पर इसके बावजूद भी असलम ये सोच करके चुप रह जाता है और थाने में नहीं जाता है कि इससे उसकी बेटी की ही बदनामी होगी। लेकिन असलम जब कोई कार्रवाई नहीं करता है, इस वजह से साबिर का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर जुलेखा जब अपने कोचिंग में जाती है और रास्ते में साबिर जब उसे परेशान करता है, ये सारी बातें जुलेखा अपने परिवार वालों को भी बता देती है। इसलिए जुलेखा की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि अब अगर तुम कोचिंग जाना तो अपने साथ छोटी बहन इसिका को भी साथ में लेकर के जाना। उसके बाद से अब जुलेखा जब भी कोचिंग के लिए निकलती है तो अपने साथ छोटी बहन इसिका को भी साथ में लेकर के जाती है। इधर साबिर जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जुलेखा दोबारा उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाली है, आखिरकार साबिर अब जुलेखा को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। उसके बाद से एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। 8 दिसंबर को दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास हर रोज़ की तरह जुलेखा जब अपने कोचिंग के लिए निकलती है तो अपनी छोटी बहन इसिका को भी साथ में ले लेती है। पर जैसे ही कॉलोनी से बाहर सड़क पर निकलती है, इधर साबिर अपनी बाइक लेकर के जुलेखा का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रोड पे निकलती है, इधर साबिर पीछे से अपनी बाइक लेकर के आता है और जुलेखा के आंख पे मिर्ची का पाउडर झोंक देता है। इससे पहले कि जुलेखा अपने आप को संभाल पाती, साबिर अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उस हथियार से जुलेखा के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से जुलेखा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हालांकि साबिर जब अपने काम को अंजाम दे रहा था, वहाँ पे कई सारे लोग भी मौजूद थे, लेकिन लोग जुलेखा को बचाने के बजाय उस पल का वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर करने लगते हैं, जिसकी वजह से साबिर भी बड़े आराम से मौके से फरार हो जाता है। लेकिन जब वहाँ से फरार होता है, साबिर अपने घर पे नहीं जाता है, बल्कि सीधे जंगल में चला जाता है। दरअसल साबिर जब जुलेखा की हत्या कर देता है, उसने पहले से ही तय कर रखा था कि मैं अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगा।
इसीलिए जब साबिर भाग करके जंगल में जाता है, अपने हाथ पे भी उसी तेजधार हथियार को चला देता है। लेकिन इससे पहले कि साबिर की मौत हो पाती, पुलिस अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंच जाती है और साबिर को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में साबिर जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस साबिर के एहतराम पे उसे गिरफ्तार ही नहीं करती है, बल्कि अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब असलम को मालूम चलता है तो असलम रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है। जब साबिर ने पहली बार मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया था, अगर उसी वक्त मैं थाने में जाकर कंप्लेन कर दिया होता तो शायद मेरी बेटी आज इस दुनिया में ज़िंदा होती। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रदीप कुमार पटेल। प्रदीप कुमार पटेल जो ज़िला नवादा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जो गया ज़िला बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मलिखान सिंह। मलिखान सिंह जो दिल्ली के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।